तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल नो डॉट बाय एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में लैंगिक जनन के घटना के बारे में पढ़ रहे थे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम दो घटना पढ़े थे। पहला पढ़े थे निषेचन के पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और दूसरा पढ़े थे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबू तीसरा घटना, जिसका नाम है निषेचन का पश्च घटना, निषेचन के बाद में होने वाली घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम सबसे पहले निषेचन के पश्च घटना का मतलब समझते हैं। निषेचन के पश्च घटना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। यानी कि पश्च के मतलब बाद की बात कर रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है बाबू। पश्च के मतलब बाद, यानी निषेचन के बाद में घटने वाले घटनाओं को निषेचन के पश्च घटना कहते हैं। निषेचन के बाद में घटने वाले घटनाओं को कौन से, निषेचन के पश्च घटना कहते हैं। और निषेचन के पश्च मुख्यतः दो घटना घटती है। कौन कौन से दो घटना घटती है बाबू? तब पहला युग्मनज का निर्माण होता है यानी जाइगोट्स फॉर्मेशन होती है, और दूसरा भ्रूण का निर्माण होता है यानी कि भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। समझ में आया? यानी कि निषेचन के पश्च मुख्य रूप से कितने घटना घटती है? दो घटना घटती है। पहला युग्मनज निर्माण और दूसरा भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए हम युग्मनज निर्माण का मतलब समझते हैं और उसके बाद भ्रूणोद्भव समझेंगे। चलिए सबसे पहले युग्मनज निर्माण समझेंगे यानी कि जाइगोट्स फॉर्मेशन का मतलब समझेंगे। चलिए युग्मनज निर्माण का मतलब क्या होता है? युग्मनज निर्माण यानी निर्माण होने की बात कर रहा है, युग्मनज के निर्माण होने की बात कर रहा है। तो युग्मनज के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग युग्मनज जनन कहते हैं या युग्मनज निर्माण कहते हैं। लेकिन युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है कि नहीं, और मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है कि नहीं। तो जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में संलयन करता है, दोनों आपस में मिलता है, और जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को आपस में मिलने से, फ्यूजन होने से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग युग्मनज निर्माण कहते हैं। देखो डिफिनेशन में भी लिख दिए हैं, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु को आपस में संलयन या फ्यूजन से युग्मनज निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मनज निर्माण कहते हैं, जाइगोट्स फॉर्मेशन कहते हैं। देखो इस संरचना भी नीचे बना दिया है बाबू, डायग्राम देख ला। नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। जब नर युग्मक शुक्राणु और ये मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में मिल जाता है, फ्यूजन करता है, और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग युग्मनज निर्माण कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स कहते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव, इम्ब्रियोजेनेसिस। अब भ्रूणोद्भव का मतलब क्या होता है, इम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? यानी कि भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण को निर्माण होने की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब कैसे भ्रूण का निर्माण होता है? तो देखो, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में संलयन करता है, तो संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण करता है। वही युग्मनज, वही जाइगोट धीरे धीरे वृद्धि विकास करके, देखो ये जो जाइगोट्स है, ये जो भ्रूण है, युग्मनज है, यही धीरे धीरे वृद्धि विकास करके किसका निर्माण कर लेता है? ये भ्रूण का निर्माण कर लेता है, इम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। किसको? इम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो यही भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि युग्मनज से, जाइगोट से भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया को, यानी कि युग्मनज से जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। देखो डिफिनेशन में साफ साफ लिख दिए हैं। भ्रूणोद्भव का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो युग्मनज यानी जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एक बार और समझना, हमने कहा युग्मनज निर्माण का मतलब क्या होता है? यानी कि नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु को आपस में संलयन होने से, आपस में मिलने से युग्मनज के निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मनज निर्माण कहते हैं। अब भ्रूणोद्भव का मतलब क्या होता है?
वही युग्मनाज धीरे धीरे वृद्धि विकास करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनाज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ना है अनिषेक जनन या असंग जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉर्थोजेनेसिस। का मतलब क्या होता है? पॉर्थोजेनेसिस क्या होती है? यानी कि अब अगला टॉपिक पढ़ना है बाबू अनिषेक जनन या असंग जनन, जिसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चलिए असंग जनन या अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? तो देखो, अगर जब कोई जीव बिना निषेचन के संतान उत्पन्न कर ले, उसमें नरयुग्मक शुक्राणु और मादायुग्मक अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है। तो जब कोई जीव बिना निषेचन के ही संतान उत्पन्न कर लेता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग अनिषेक जनन या असंग जनन कहते हैं। ये अनिषेक जनन या असंग जनन केकर प्रकार है? लैंगिक जनन के प्रकार है कि अलैंगिक जनन के प्रकार है? तो अलैंगिक जनन के प्रकार है। ये अनिषेक जनन किसका प्रकार है जी? तो अलैंगिक जनन के प्रकार है। किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का। किसका? अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अनिषेक जनन या असंग जनन क्या है, पार्थोजेनेसिस क्या है, तो कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की ओबाह विधि अलैंगिक जनन की ओबाह विधि अलैंगिक जनन की ओबाह विधि जिसमें जीव बिना निषेचन किए ही अलैंगिक जनन की ओबाह विधि जिसमें जीव बिना निषेचन किए ही नए संतति जीव उत्पन्न कर लेता है। नए संतति जीव क्या कर लेता है? उत्पन्न कर लेता है, जिसे हम अनिषेक जनन या असंग जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की ओबाह विधि जिसमें जीव बिना निषेचन किए ही नए संतति को क्या कर लेता है? उत्पन्न कर लेता है। तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग अनिषेक जनन या असंग जनन कहते हैं, पार्थोजेनेसिस कहते हैं। अब कौन कौन से जीवों में बिना निषेचन के संतान उत्पन्न हो जाता है, यानी कि अनिषेचक जनन की क्रिया होती है, असंग जनन की क्रिया होती है? कौन कौन से जीवों में? तो देखो बाबू, घरेलू मुर्गी में, किसमें? घरेलू मुर्गी में, छिपकली में और आकशेरुकी जंतु में। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाबू अनिषेक जनन या असंग जनन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ पार्थोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? अनिषेक जनन या असंग जनन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन या असंग जनन का क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है? तो देखिए, पहला महत्व हम समझते हैं कि जो है बिना निषेचन के संतान उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है? बिना निषेचन के संतति उत्पन्न हो जाता है। दूसरा महत्व क्या है कि इसमें केवल एक जनक जीव, ध्यान से सुनना, यानी इसमें केवल एक जनक जीव भाग लेता है, इसमें केवल एक जनक जीव भाग लेता है। और तीसरा क्या है? इसमें उत्पन्न संतति अपने जनक के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें उत्पन्न संतति अपने जनक के क्या होते हैं? समान होते हैं। और चौथा महत्व है, इसमें जो लाभदायक गुणसूत्र होते हैं अलग होने की संभावना नहीं होती है। इसमें जो लाभदायक गुणसूत्र है अलग होने की संभावना नहीं होती है। हमने क्या कहा? हम पढ़ रहे हैं अनिषेक जनन या असंग जनन का महत्व। तो पहला महत्व क्या है कि इसमें बिना निषेचन के संतति जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें उत्पन्न संतति अपने जनक के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें केवल एक जनक जीव भाग लेता है और इसमें लाभदायक गुणसूत्र अलग नहीं होने की संभावना होती है। तो ये है अनिषेक जनन या असंग जनन का महत्व। तो जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे बाबू, जीवों में जनन, बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जो जो बच्चे पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जीवों में जनन नहीं पढ़ा है, तो प्रत्येक लेक्चर को, प्रत्येक वीडियो को आप देखें और अच्छी से मेहनत से आप पढ़िए। अब हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे जिसका नाम है बाबू पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए तब तक इसको आप नोट करिए।